एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लेक्चर नंबर 58 में हम एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 34 से लेकर 39 तक। साथ देखेंगे और हम कितने साइड इन्फॉर्मेशन वाले जो बुक में हमारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साइड इन्फॉर्मेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से MCQ भी बन जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो वो भी देखते हैं कि वो क्या हैं। 34 क्वेश्चन में जी कहता है राइट एनी 3 यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इन योर डेली लाइफ। स्फेरिकल मिरर के कोई से भी 3 यूजेस अपनी डेली लाइफ में। तो जी पहला बड़ा आसान सा, स्फेरिकल मिरर्स को हम यूज़ करते हैं पैराबोलिक स्फेरिकल मिरर्स यूज़ होते हैं किस चीज़ के अंदर, सर्च लाइट के अंदर। स्फेरिकल मिरर्स डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, टीथ के एग्जामिन करने के लिए स्फेरिकल मिरर्स यूज़ किया जाता है। मेकअप के लिए स्फेरिकल मिरर्स यूज़ किया जाता है, शेविंग पर्पस के लिए, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स टेलीस्कोप के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। अमेरिका के अंदर टेलीस्कोप, ह्यूज टेलीस्कोप से उनके अंदर स्फेरिकल मिरर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है जी। कन्वेक्स मिरर हमारी जो ऑटोमोबाइल्स होती है उनकी जो साइड मिरर या बैक व्यू मिरर होता है, दैट इज़ अ कन्वेक्स मिरर। तो ये इसकी डिफरेंट कुछ यूजेस से। 35 में कहता है जी फिश कैन सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड देम क्लियरली। वाई कि फ़िश इर्द गिर्द के ऑब्जेक्ट्स को क्यों क्लियरली देख सकती हैं? इसलिए देख सकती हैं कि जो फिशेज़ होती हैं, हमने एक MCQ में डिस्कस किया था कि कौन सा एनिमल है जो अपने आई लेंस को मूव कर सकता है। तो फिश के अंदर जो आई लेंस होता है दैट इज स्फेरिकल लेंस होता है। उनका देयर रेटिना जनरली हैव बोथ रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, ठीक है जी। बायो में आप पढ़ेंगे रॉड और कोन सेल्स क्या होते हैं। वाटर एब्जॉर्ब लाइट सो दैट विद इंक्रीजिंग डेप्थ द अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल डिक्रीजेज क्विकली। जैसे जाहिर बात है, जब डेप्थ इंक्रीज हो जाती है, फिश अंडर बहुत ज़्यादा नीचे पानी में चले जाती हैं, तो अमाउंट ऑफ लाइट जो उनकी आई में एंटर हो रही होती है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। In the aquatic environment, there is not major difference in the refractive index of the cornea and the surrounding water. The spherical lenses of fish are able to form sharp image. Spherical shape में होता है, स्फेयर की फॉर्म में, तो गोल होता है, तो शार्प इमेजेस बनाते हैं। So fish can see the objects around them. यानी इर्द गिर्द के ऑब्जेक्ट अपने आई लेंस को मूव करती है, उस मूवमेंट की वजह से वो इर्द गिर्द के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं जी, कर सकती हैं जी। 36 में है जी विच लेंस हैव ग्रेटर पावर, द लेंस ऑफ लेस फोकल लेंथ और ऑफ ग्रेटर फोकल लेंथ। दी हमने फोकल लेंथ का एक फार्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू, हमने पावर ऑफ लेंथ का फार्मूला पढ़ा था 1/f। अब उसका क्वेश्चन ये है विच लेंस हैव ग्रेटर पावर, किसकी पावर ज़्यादा होती है, द लेंस ऑफ लेस फोकल लेंथ और द लेंस ऑफ ग्रेटर फोकल लेंथ। तो विद शॉर्टर फोकल लेंथ जो होगा उसकी क्या होगी, ग्रेटर ऑप्टिकल पावर होगी। जिसकी फोकल लेंथ कम होगी, देखिएगा इस डिनोमिनेटर में जब वैल्यू कम होती है तो उसका आंसर ज़्यादा लार्जर आएगा, जब वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसका आंसर लेसर आएगा। तो वो लेंस जिसकी फोकल लेंथ शॉर्टर होती है, ठीक है, उसकी पावर ऑफ लेंथ ज़्यादा होती है, जिसकी फोकल लेंथ ग्रेटर होती है उसकी पावर ऑफ लेंथ कम होती है। 37 में कहता है इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस इज 1.31 फाइंड द क्रिटिकल एंगल। ये भी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन है जी इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस इज, यानी n की वैल्यू कितनी है 1.31, तो क्रिटिकल एंगल आपने निकालना है। मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, क्रिटिकल एंगल किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स। ये फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं 1/n। जब इसके अंदर वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट करूँगा, ये मैंने क्रिटिकल एंगल C लिखा है, ठीक है जी। यानी एंगल C जो होगा हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, वैल्यूज हमने लगानी है क्या चीज़, साइन इनवर्स 1/n की जगह क्या लगाएंगे 1.31। इस सारे को हम सॉल्व करेंगे तो एंगल C किस चीज़ के लिए इसने पूछा है, आइस के लिए कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाता है जी कितना, 50 डिग्रीज का जी। 37 हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिएगा जी, 38 में कहता है डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड सिंपल। आसान सा डिफरेंस, सिंपल माइक्रोस्कोप है तो इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेंस, मैग्नीफाइंग पावर लेस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेंसेज, वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड अदर वन इज आई पीस। इट गिव्स ग्रेटर मैग्निफिकेशन पावर। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ शॉर्टर होती है और आई पीस जो होता है उसकी फोकल लेंथ ग्रेटर होती है। कन्वेक्स सिंपल माइक्रोस्कोप में तो सिर्फ हम ए की लेंस यूज़ करते हैं, ठीक होगी बात जी।
सिंपल माइक्रोस्कोप से हम जो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है इट इज़ यूज टू बी, यानी जो लेटर्स लिखे होते हैं उनको थोड़ा सा इनलार्ज करके नज़र आती है। तो हम जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं उससे हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है जी डिफ्रेंशिएट बिटवीन पोल एंड ऑप्टिकल सेंटर। लो जी बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है। पोल और ऑप्टिकल सेंटर में डिफरेंस बता दीजिए। पोल और दूसरी चीज़ क्या चीज़, ऑप्टिकल सेंटर। भाई जब पोल की बात की जाएगी तो मेरा बच्चा याद रखनी है पोल किसके लिए होता है, दैट इज़ फॉर द मिरर। मिरर का सेंटर इज कॉल्ड एज पोल। जब हम ऑप्टिकल सेंटर की बात करेंगे, इस ऑप्टिकल सेंटर का दूसरा नाम वर्टेक्स का भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये किसका होता है, द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। ये मेन डिफरेंस है जी। ये जी बेटा यहाँ पर हमारे ख़त्म हो गए ये जो थे एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब हम जो साइड इन्फॉर्मेशन गिवन है ना बुक में, पेजेस पर जो साइड इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे रेलेवेंट बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, वो देख लेते हैं जी। वो हम कितने कर सकते हैं इस लेक्चर में, ताकि उतने ही करेंगे हम जितने आप याद कर सकें। ये स्टार्ट हो रहा है जी क्वेश्चन नंबर 40 से ऑनवर्ड, कहाँ तक, जहाँ तक होगा वहाँ तक हम इसको ख़त्म कर दूंगा जी। जी पहला क्वेश्चन है, हाउ डू वी यूज़ अ प्रिंटेड पेज ऑफ बुक, हाउ डू यू यूज़ अ प्रिंटेड पेज ऑफ बुक एंड वाई डू यू सी सम प्रिंटेड वर्ड्स एज ब्लैक एरिया। देखिए कि ये आपको बुक पे प्रिंटेड पेज नज़र आ रहा है, इसके ऊपर कुछ एरिया ब्लैक नज़र आ रहा है, कुछ आपको वाइट नज़र आ रहा है। ठीक है, जो वाइट नज़र आ रहा है वहाँ से लाइट की रिफ्लेक्शन हो रही है, वो आपकी आई में एंटर हो रही है। जहाँ आपको वो ब्लैक हिस्सा नज़र आ रहा है, इसका जो प्रिंटेड हिस्सा नज़र आ रहा है, वहाँ से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, सो वो आपकी आई में एंटर नहीं होती, तो आपको उतना हिस्सा क्या नज़र आता है, डार्क नज़र आता है। तो वही जो डार्क हिस्सा नज़र आएगा वो हमें पता कि जी ए है, ये बी है, तो उस तरह हमें वो वर्ड्स पता चल जाते हैं जी। ठीक होगी बात जी। ये बुक में था, बुक की साइड इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन नंबर 40 हो गया जी। 41 में कहता है What was the idea about the nature of light in early 70s? अर्ली 70s के अंदर लाइट की नेचर के मुतालिक कौन सा आइडिया था? तो आइडिया ये था कि लाइट की जो नेचर थी दैट इज़ अ ड्यूअल नेचर। लाइट की ड्यूअल नेचर कौन सी थी कि लाइट पार्टिकल के तौर पर भी एक्ट करती है और लाइट वेव के तौर पर भी एक्ट करती है जी। क्वेश्चन नंबर 41 में अर्ली 70s के अंदर लाइट पार्टिकल के तौर पर भी एक्ट करती है, पार्टिकल नेचर भी थी लाइट की जी, एंड और लाइट की कौन सी दूसरी नेचर थी, इट आल्सो हैज़ वेव नेचर। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है जी व्हाट वर द थ्योरीज गिवन बाय द फॉलोइंग साइंटिस्ट अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। न्यूटन ने, मैक्सवेल ने, थॉमस यंग ने और प्लैंक्स ने क्या थ्योरीज दी थी। न्यूटन ने ये पुट फॉरवर्ड किया था जी कि लाइट जो लाइट है दैट उसकी कार्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट है। अकॉर्डिंग टू उसने ये कहा था कि लाइट कंसिस्ट करती है टाइनी फास्ट मूविंग पार्टिकल्स पर। मैक्सवेल ने क्या फार्मूलेट की थी, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। न्यूटन ने कहा था पार्टिकल, कार्पस्कुलर नेचर। थॉमस यंग ने प्रूव किया था इसी वेव नेचर को कब, 1802 के अंदर। और प्लैंक्स ने 1900 के अंदर ये बताया था कि लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी जिन्हें हम फोटोन का नाम देते हैं। लेटर फिर यही आइडिया ऑफ फोटोन वॉज कन्फर्म्ड बाय एक्सपेरिमेंट। नाउ लाइट हैज़ दोनों नेचर, ड्यूअल नेचर कौन सी, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है जी। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है जी वेयर इज इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन या फ्लैट मिरर। तो इमेज वी सी इन प्लेन या फ्लैट मिरर एट द, बड़ी दफ़ा हम कर चुके हैं, बड़ी दफ़ा मैं बता चुका हूँ। ये जी मेरे पास एक प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर में कहता है इमेज कहाँ पर बनेगा, प्लेन या फ्लैट मिरर में इमेज कहाँ पर बनेगा, ये जी यहाँ पर है जी ऑब्जेक्ट। आप समझ लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट है अंदर उतनी ही दूर इमेज बनेगा जी। सेम डिस्टेंस, जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पर अंदर ऑब्जेक्ट, चाहे वो प्लेन मिरर है चाहे वो फ्लैट मिरर है। कहते जी अ वेल पॉलिश्ड स्पून एक्ट लाइक विच टाइप ऑफ मिरर, एक्सप्लेन। एक वेल पॉलिश्ड स्पून किसके तौर पर एक्ट करती है, लीजिए स्पून ऑलमोस्ट चमचा जिसको कहते हैं, आसान से ऐसे होता है ना, ये उसकी इनर है, ये उसकी आउटर है। इनर किसके तौर पर एक्ट करती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी। इनर है जी कॉनकेव के तौर पर जहाँ से हम खाते हैं, और आउटर जो नज़र आ रही होती है ये किसके तौर पर एक्ट करती है, इट एक्ट एज कॉन्वेक्स मिरर।
इनसाइड और आउटसाइड ऑफ स्पून जी। क्लियर हो गया जी। 45 में कहता है वेयर डज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस लाई इन कन्वेक्स मिरर के कन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस कहाँ पर लाई करता है। ले जी मिरर अगर कन्वेक्स है, क्वेश्चन नंबर 45, अगर कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स मिरर का फोकस कहाँ पर होता है, बिहाइंड मिरर के पीछे। ऐसे ही उस कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, वो भी कहाँ पर होता है, बिहाइंड होता है जी। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है जी वाई आर द कन्वेक्स मिरर यूज्ड इन लार्ज शॉपिंग सेंटर्स फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो जी कन्वेक्स मिरर सिक्योरिटी पर्पस के लिए क्यों यूज़ किया जाता है जी, सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसलिए यूज़ किया जाता है लार्ज शॉपिंग सेंटर्स के अंदर कि फॉर एग्जाम्पल ये आप समझ लीजिए पूरा वाइट बोर्ड हमारा एक शॉपिंग सेंटर है, इसके किसी एक कॉर्नर पर उसने क्या लगाया होगा, एक कन्वेक्स मिरर लगाया होगा जिसकी आउटर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है जी। ये कन्वेक्स मिरर लगा होगा जी, जिसकी बाहर वाली सरफेस रिफ्लेक्ट। अब उससे क्या होगा, कन्वेक्स मिरर इसलिए यूज़ किया जाता है कि मैंने बताया था कन्वेक्स मिरर कौन से इमेजेस देता है, वर्चुअल। वो इमेजेस कौन से देता है, सीधे, ठीक है। वो इमेजेस क्या देता है, स्मॉलर, कि वो सारे का सारा शॉपिंग सेंटर का जिस एरिया के करीब लगा होगा उस एरिया का सारा व्यू इसमें नज़र आ रहा होता है। तो जो सिक्योरिटी पर्सन होता है उसके पास ही वो कन्वेक्स मिरर लगा, तो इसमें वो व्यू कर रहा होता है कि क्या एक्टिविटी चल रही है वहाँ पे। दैट इज़ वाई हम उसको, फिर यही कन्वेक्स मिरर ना सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी होते हैं यूज़। फिर ये अक्सर आपने ना जब आप हिली एरियाज़ में जाते हैं जहाँ पर रोड ऐसे शार्प टर्न लेती है ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक वो माउंटेन थी, यहाँ से रोड ऐसे शार्प टर्न ले रही थी, जहाँ पे शार्प टर्न लेती, यहाँ पे कॉर्नर पर, इधर कॉर्नर पर यहाँ पर भी क्या लगा होता है, कन्वेक्स मिरर लगा होता है जी। यहाँ से आने वाली कोई भी व्हीकल थी, कोई यहाँ से आने वाली कार है और इधर से जो बंदा आ रहा है तो उसको पता चल जाएगा यहाँ से जो कार आ रही है उसका व्यू उसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि उसको नज़र तो नहीं आ रही कि अपोजिट डायरेक्शन से कौन सी गाड़ी आ रही, तो वो थोड़ा सा सेफ फील कर लेते हैं कि गाड़ी आ रही है तो उसके अकॉर्डिंगली वो ड्राइव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर में क्या रिलेशन है। फोकल लेंथ रिलेशन है जी एफ इज इक्वल टू, असल रिलेशन तो एफ इज इक्वल टू r/2 है, और एक और रिलेशन भी एफ इज इक्वल टू -r/2। ये किसके लिए, दिस इज फॉर कॉनकेव, हम मिरर की बात कर रहे हैं, एंड दिस वन इज फॉर, भाई किसके लिए है, कॉन्वेक्स मिरर। ये है जी रिलेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है जी। 48 में कहता है इन ऑप्टिक्स डज द वर्ड मैग्निफिकेशन ऑलवेज मीन एनलार्जमेंट। नहीं जी, याद रखिएगा ऑप्टिक्स में मैग्निफिकेशन का मतलब हरगिज ये नहीं है कि जो इमेज फॉर्म हुआ दैट इज ऑलवेज एनलार्ज। देखिए मैग्निफिकेशन एक्चुअली रेशियो बताती है। रेशियो किस में बताती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट में, या हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में। तो बनने वाला इमेज हमें कभी भी लार्ज नहीं होता। ये देखिए कि बनने वाला इमेज स्मॉलर भी तो बन रहा है कन्वेक्स में, कॉनकेव के केस के अंदर स्मॉलर भी बनता है, सेम साइज का भी बनता है, लार्ज भी बनता है। तो मैग्निफिकेशन डजंट मीन के द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इन लार्ज, इट इज एक्चुअली द रेशियो। 49 में कहता है जी व्हाई डज अ लाइट रे पासिंग थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। कि लाइट रे जो प्रिज्म से पास करती है वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट क्यों कर जाती है जी, डेविएट इसलिए कर जाती है जी, देखिएगा जी ये लाइट की रे आई, इस मीडियम को छोड़ के इस मीडियम में एंटर हुई तो इसके पैरेलल हो गई, ये यहाँ से इसकी डेविएशन हुई। किस एंगल पर डेविएशन हुई, रिफ्रैक्शन की वजह से अपने इस एंगल पर डेविएट कर जाती है। ये जो मैंने एंगल बनाया ना यहाँ पे इतना डार्क सा किया, असल रास्ता तो ये था, कैसे जाना चाहिए था ना, देखिए कैसे जाते हुए ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाते हुए ऐसे डेविएट करेगी। किस वजह से करती है, रिफ्रैक्शन की वजह से जी। याद करें रिफ्रैक्शन मैंने बताया था डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल का चेंज हो जाना, जिस तरफ जा रही होती है रास्ता बदलने की वजह ही रिफ्रैक्शन होती है जी। दैट वाज 49। 50 में कहता है विल द बेंडिंग ऑफ लाइट बी मोर और लेस फॉर अ मीडियम विद हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ले जी द मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है वहाँ पर बेंडिंग ऑफ लाइट कम होती है या ज़्यादा होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा सा और भी इसके बारे में बता देता हूँ। एन है जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ। एन अगर मोर होगा, मोर का मतलब है ज़्यादा वैल्यू,
तो बेंडिंग भी मोर होगी, लाइट ज़्यादा बेंड करेगी। एक बात, लाइट की स्पीड लेस होगी, ऑपोजिट तो आपको तो याद हो जाना चाहिए। अगर एन लेस होगा यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो लेस का मतलब है मोर बेंडिंग, लेस है तो लेस बेंडिंग लाइट की, ठीक है जी। और स्पीड क्या होगी, मोर, ऑपोजिट होता है जी, ठीक होगी बात जी। मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे रिलेशन है जी। 51 में कहता है हाउ डज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्राइंगुलर प्रिज्म रिजेंबल्स अ कनकेव और अ कन्वेक्स मिरर। अगर बेस ऑफ हम ट्राइंगुलर प्रिज्म को ज्वाइन कर दे टुगेदर तो वो रिजेंबल करता है किसके तौर पर, इट एक्ट एज अ कॉनकेव मिरर। अगर बेस ये प्रिज्म है जी, ये है जी क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है कि दो ट्राइंगुलर प्रिज्म कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर के तौर पर कैसे एक्ट करते हैं। बुक में इंफॉर्मेशन भी है, वहाँ पे डायग्राम भी बनी हुई है। यहाँ पे मैं रफ सी बना देता हूँ जी डायग्राम। ये प्रिज्म था, एक प्रिज्म ये था जी, दूसरा प्रिज्म मैंने इसके नीचे, मैंने जब बेस को ज्वाइन कर दूंगा तो ये बेस किसके तौर पर एक्ट करते हैं, दे एक्ट एज अ कॉनकेव मिरर के तौर पर जी। ये लाइट की रे जाएगी यहाँ से, वो एक जगह पर कन्वर्ज हो जाएगी जी। तो बेस किसके तौर पर एक्ट करता है, अगर बेस ज्वाइन है तो कॉनकेव के तौर पर, अगर उनके कॉर्नर्स को हम ज्वाइन करेंगे तो किसके तौर पर एक्ट करेगा, एज अ कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें उसने क्या करना, लाइट को डिस्पर्स कर देना जी। ये दो प्रिज्म मैंने बनाए जी। इसमें से जब ये जाएगी लाइट पास करेगी ऐसे, तो वो इसको क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा जी किसी एंगल पर। किस एंगल पर फैलाएगा, हमने पढ़ा था कि एफ, ऐसे लगे जैसे एफ से आ रही है वो जी, ठीक हो की बात जी। 52 में कहता है व्हाट इज द सिमिलैरिटी ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म एंड कन्वेक्स लेंस। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय कन्वेक्स लेंस कॉजेज द रे टू डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ लाइक प्रिज्म। सिमिलैरिटी तो यही है कि ओरिजिनल पाथ से वो क्या कर देती है, उसको डेविएट। प्रिज्म भी असल रास्ते से डेविएट कर देता है, लेंस भी असल रास्ते से डेविएट कर देता है। प्रिज्म में से जब लाइट पास करेगी, ये देखिएगा, प्रिज्म में से जब लाइट पास कर रही है तो ये डेविएट होगी। ऐसे ही जब लेंस में से लाइट पास करेगी, ये लेंस था, तो लेंस में से भी जब जा रही तो असल रास्ते से डेविएट हो गई ना, बदल जाता है जी। 53 में कहता है जी What is the nature of image formed by converging lens if the object is located inside the focal length of lens। देखिए 53 हम बड़ी दफ़ा कर चुके हैं क्वेश्चन इस तरह का। अगर इनसाइड द फोकल लेंथ होता है तो नेचर ऑफ इमेज क्या है जी, ये बस शॉर्ट सा बना रहा हूँ। नेचर ऑफ इमेज इनसाइड द फोकल लेंथ एफ था, ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस था जी, इसे यहाँ से पास करना है, दूसरी रेन इधर से पास करना है। इसको हम जो फर्दर ऐसे इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर इमेज बनेगा। इमेज की नेचर किस में इसने पूछी है, कन्वर्जिंग लेंस के अंदर। तो ये इमेज की नेचर क्या होगी, दैट इज वर्चुअल, अपराइट या इरेक्ट और एनलार्ज, बड़े साइज का। कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस में। ऐसे ही जब डाइवर्जिंग लेंस होगा तो उसमें भी नेचर क्या होती है, जो डाइवर्जिंग लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 54 में डाइवर्जिंग लेंस जो होगा तो उसमें इमेज की नेचर क्या होगी जी। ये जी हमने डाइवर्जिंग लेंस बना लिया, ठीक है जी। इसमें नेचर इसका एफ है यहाँ पर, सिमिलरली एफ इस तरफ भी तो होगा। ले जी लाइट की रे इधर से इधर गई, ऐसे लगा जैसे कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ठीक है। दूसरी लाइट की रे को हमने ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई भी प्लेस था जी, ठीक है। दूसरी को मैंने ये पाथ देना जिसमें से गुजरे, ये स्ट्रेट ऐसे जाएगी, गुजरेगी नहीं, इसके पैरेलल होगी, यहाँ पे बनता है जी इमेज। इसमें भी नेचर क्या है, वर्चुअल। इसमें थी जी इरेक्ट, इसमें भी इरेक्ट ही है जी, काम तो एक ही है। लेकिन इसमें मैंने लार्ज बनाया तो इसमें क्या बनता है, स्मॉलर, ठीक है जी, छोटा बनेगा 100 और बनेगा इन दोनों के दरमियान। ये बनेगा बियॉन्ड 2f से किसी बाहर जगह पर जाके बनेगा जी। ये हो गया जी बेटा 54। 54 के बाद हम देख लेते हैं जी और कितने हो सकते हैं हम। ये साइड इंफॉर्मेशन हम कर रहे हैं।
54 के बाद बेटा 55 की स्टेटमेंट में वो कहता है जी, व्हाट इज CSP, व्हाई आर लेंसेज एंड मिरर यूज्ड इन CSP। CSP स्टैंड फॉर कंसंट्रेटेड सोलर पावर सिस्टम। लेंसेज को यहाँ मिरर को यूज़ करते हैं किसके अंदर, CSP के अंदर, टू फोकस लार्ज एरिया। कि सनलाइट आ रही है ना, काफ़ी ज़्यादा सनलाइट आ रही है, ठीक है, उस सारी सनलाइट को हमने किसी एक सिंगल पॉइंट पर फोकस करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लेंस यूज़ करेंगे या कनकेव मिरर यूज़ करेंगे। दिस सोलर पावर कैन बी यूज टू हीट वाटर एंड दैट कैन रन टर्बाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये था जी रिलेटेड टू CSP, कंसंट्रेटेड सोलर पावर सिस्टम। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है डिफाइन ऑप्टिक्स, आल्सो एक्सप्लेन द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जी हम बिल्कुल जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तभी मैंने बताया था ऑप्टिक्स क्या और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या चीज़ होती है जी। लाइट का बिहेवियर की स्टडी क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक्स। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होती है, जिसमें हम लाइट की रेस को यूज़ करते हैं, यानी ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स जो फोकसेस करती है किस चीज़ पर, ऑन क्रिएशन ऑफ इमेजेस, वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होती है। ये बेस करती है रिलेशनशिप बिटवीन, किन दो चीज़ों के दरमियान, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड लाइंस दैट डिस्क्राइब लाइट रेज। इट आल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ आई इटसेल्फ बिकॉज ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज विद अ लेंस। आंख की भी स्टडी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर होती है जी। 57 में कहता है जी व्हाट इज द प्रोसीजर टू एस्टिमेट द फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। जी फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस को का प्रोसीजर एस्टिमेट करने के लिए क्या तरीका है, आसान सा तरीका। हमारे पास कोई लेंस है तो हमने उस लेंस की क्या चीज़ फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। प्रोसीजर देख लीजिएगा, मैंने लेंस लेना है, ये मैं सपोज कर रहा हूँ दिस इज अ कन्वेक्स लेंस। ध्यान से आपने समझना प्रोसीजर, अपनी वर्डिंग के अंदर आपने लिखना है ये वॉल है, ठीक है, कोई भी वॉल, ठीक है, उसके सामने मैंने ऐसे लेंस को प्लेस करना है। मैंने किसी दूर के ऑब्जेक्ट का इस लेंस में से जब लाइट रेस पास करेंगी यहाँ पर उसका इमेज प्रोड्यूस होगा, क्लियर इमेज जब बनेगा। तो मैंने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होगा, द डिस्टेंस बिटवीन लेंस के दरमियान एंड किसके दरमियान, जो वॉल पर क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। किसका इमेज बन रहा है, किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का। ये जो इन दोनों के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस एस्टिमेटेड फोकल लेंथ ऐसे निकाली जाती है जी। ठीक हो गई जी बात। ये हो गया जी बेटा 57। 58 में देखिएगा कहता है व्हाट इज अ पिन होल कैमरा। द कैमरा विद ओनली वन लेंस, एक लेंस, सिंपल कैमरा जो हमने पढ़ा था, इज कॉल्ड अ पिन होल कैमरा। इट इज मच सिंपलर देन अ कैमरा। टू मेक अ पिन होल कैमरा हमने क्या करना है, एक छोटा सा होल करना है। To make a pinhole camera, a tiny pinhole is made on one side of a box and inverted real image is formed on the opposite side of the box. उस बॉक्स के अंदर हमें छोटा सा होल करना है, ठीक है, उस होल से क्या होगा, एक छोटा सा इमेज बन रहा होगा बॉक्स की ऑपोजिट साइड पर, तो ये पिन होल कैमरा बन जाएगा। इब्न हैशम ने शायद मेरे ख्याल में इसको इन्वेंट किया था, फर्स्ट पिन होल कैमरा। 59 में कहता है वेयर इज द पेन प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द पेन व्हाट विल बी द पावर ऑफ द लेंस इन डायोप्टर। लो जी, पावर ऑफ लेंस कहता है ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर प्लेस करें कि उसका बनने वाला इमेज कन्वेक्स लेंस के सामने उसी जगह पर हो। तो कहाँ पर हम बार बार पढ़ चुके हैं, अगर हमारे पास कन्वेक्स लेंस है तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करेंगे, 2F पर। 2F पर प्लेस होगा तो याद रखिए क्या वो करेगा, सेम साइज का इमेज बनाएगा, होगा सेम साइज, लेकिन क्या होगा, इन्वर्टेड, उल्टा, और होगा भी वो क्या, रियल, कन्वेक्स लेंस के सामने जी। ठीक होगी बात जी। और कहता पावर ऑफ लेंस कैसे निकालेंगे हम, सिंपल सा फार्मूला। साथ में पूछा है पावर ऑफ लेंस हमने पढ़ी थी, पावर ऑफ लेंस किसकी इक्वल होती है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। जी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल दैट इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लेंस। 59 हो गया जी। 60 में देखते हैं जी बेटा, 60 में कहता है What is magnifying glass? Also describe the nature of image formed by magnifying glass. लो जी, बार बार हम कर चुके हैं, बस बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए डिफरेंट क्वेश्चंस बनाएंगे ताकि बच्चे को हर एंगल से क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। भाई कहता है मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है, तो हम पढ़ चुके हैं
कि सिंपल माइक्रोस्कोप होती है, सिंपल माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। क्यों? क्योंकि वो क्या बनाती है, एक कौन सा इमेज बनाएगी, वर्चुअल सीधा, और कौन सा इमेज बनाएगी, एनलार्ज बड़ा इमेज बनाएगी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, सिंपल माइक्रोस्कोप। 61 में कहता जी एट विच पार्ट ऑफ एन आई द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। हमारी आंख में भाई, हमारी आंख में कैमरा के अंदर लाइट सेंसिटिव फिल्म होती है जहां पर इमेज बनता है। तो हमारी आंख में इमेज किस जगह पर बनता है, याद कीजिए हमने ह्यूमन आई का टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था कि कैमरा के अंदर लाइट सेंसिटिव फिल्म होती है जिस पर इमेज बनता है। तो हमारी आंख में रब्बुल आलमीन ने क्या फिल्म रखी है, उस फिल्म का नाम क्या, जहां पर इमेज प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड एज रेटिना। रेटिना पर क्या बनता है, इमेज बनता है। अब आपने याद रखनी बात, अहम सारी बात, कि रेटिना पर बनने वाला ये जो इमेज होगा भाई, ये ऑलवेज रियल, ये बनने वाला इमेज इन्वर्टेड होता है, ब्रेन उसको सीधा करके दिखाता है। ये बनने वाला इमेज स्मॉलर इन साइज, छोटा होता है ना, पहाड़ का इमेज आँख में छोटा सा नज़र आता है, पूरा पहाड़ इतना बड़ा तो इमेज तो नहीं ना अंदर बन रहा होता। ठीक होगी बात जी। दैट वाज 61। 62 में कहता है जी व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, डिस्क्राइब द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, स्टार्स को देखने के लिए, गैलेक्सीज को देखने के लिए। तो टेलीस्कोप जोन सी मर्जी हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो, चाहे वो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप हो, याद रखना आपने कि उस टेलीस्कोप के अंदर लेंस तो दो ही यूज़ होने हैं, लेंस दो ही यूज़ होने हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर। एक लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा वाला लेंस कहलाता है आई पीस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, दूसरा वाला कौन सा होता है, आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, ये भाई होता है जी बच्चा जी लार्जर एफ का, ये होता है जी मेरा बेटा दैट इज स्मॉलर एफ। ठीक है, इन दोनों के फोकल लेंथ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना भाई, यहाँ से लिख एफ ओ प्लस एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, वो क्या होती है जी, ये इसने पूछा था डिस्क्राइब द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ आई पीस इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इट इज़ यूज टू सी द डिस्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक होगी बात जी, ये उसका ये रिलेशन होता है एफ ओ प्लस एफ ई। 63 में कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप एंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इज सिमिलर टू रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एक्सेप्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्सेप्ट विद एन एक्स्ट्रा लेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के अंदर एक फालतू लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के दरमियान, ये बेसिक डिफरेंस है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। दो लेंस यूज़ होते हैं, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के अंदर तीन लेंस यूज़ होते हैं जी, और कन्वेक्स ही होते हैं, कॉनकेव नहीं होता, याद रखना आपने। 64 में कहता है जी डिस्क्राइब द मैग्निफिकेशन ऑफ कम्बिनेशन ऑफ lenses. The magnification of combination lens is equal to the product of magnification of each lens. जब हमने combination of lens बनाना है, दो लेंस के डिफरेंट कम्बिनेशन का मैग्निफिकेशन यूज़ करना है, तो मैग्निफिकेशन याद रखिए कि जब भी दो लेंस के डिफरेंट मैग्निफिकेशन कम्बिनेशन यूज़ करेंगे वो हमेशा उसके किसकी इक्वल होगा, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मल्टीप्लाई कर देना होता है जी हमने। कैन अ टेलीस्कोप मेक स्टार्स लुक बिगर, नहीं, याद रखना है टेलीस्कोप से हमें दूर का स्टार बिगर नज़र नहीं आता, बल्कि टेलीस्कोप एक्चुअली लाइट को ज़्यादा गैदर करती, तो हमें जो स्टार्स होते हैं ठीक है वो ज़रा ब्राइटर नज़र आते हैं, रोशन नज़र आते हैं, क्लियर नज़र आते हैं। तो टेलीस्कोप कैन नॉट मेक स्टार्स लुक बिगर बिकॉज दे आर टू फार अवे, बट इट कैन मेक डिम स्टार्स लुक ब्राइटर एंड स्टार्स दैट आर टू फेंट, यानी बहुत हल्के मध्यम से नज़र आ रहे होते हैं, टू सी कम इन टू व्यू, यानी वो हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं जी। ये था जी 65 के अंदर टेलीस्कोप। फिर बता रहा हूँ, चीज़ें बड़ी करके नहीं दिखाता टेलीस्कोप, हमें जो डिफरेंट स्टार्स होते हैं ठीक है, जो दूर के स्टार्स होते हैं उनको क्लियर करके दिखाता है, ब्राइटर करके दिखाता है। 65 में जी हो गया जी
66 में कहता है हाउ मेनी इंडिविजुअल स्टार्स कैन वी सी विद नेकेड आई एंड विद टेलीस्कोप। आँख से हम कितने देख सकते हैं सितारे? तो नेकेड आई से जब हम आसमान के नीचे जाके अपनी आँख से देखते हैं तो नेकेड आई से हमें कितने नज़र आएंगे, और जब हम टेलीस्कोप यूज़ करेंगे तो हमें कितने स्टार्स नज़र आएंगे। जब हम अपनी आम आँख से देखेंगे तो वी कैन सी ओनली कितने 3000 नज़र आएंगे सिर्फ। जब हम टेलीस्कोप से देखेंगे तो ये 3000 मल्टीप्लाई हो जाता है किसके साथ? 10 के फैक्टर के साथ। तो कितने बन गए? इतने ही बनते जी, बिल्कुल ठीक होगी बात। तो टेलीस्कोप इज बेटर देन टू विद अ नेकेड आई फॉर सीइंग डिम स्टार। द रीजन इज दैट टेलीस्कोप गैदर मोर लाइट देन आई। 67 में कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 67 में जो इसकी स्टेटमेंट में कह रहा है हाउ विल द साइज ऑफ पीपल ऑफ आवर आई विल चेंज। जी बिल्कुल हमने पढ़ा, हमारी आँख में जो पीपल का साइज है वो कैसे चेंज होता है। पीपल का साइज कैसे चेंज होता है? आइरस के सेंटर में एक ओपनिंग होती है जिसे हम क्या नाम देते हैं? पीपल का। पीपल का साइज दो जगह पे चेंज होता है, जब लाइट क्या होती है? डिम लाइट होती है, या लाइट क्या होएगी? ब्राइट लाइट, ज़्यादा रोशनी होएगी। ठीक है जी। डिम लाइट के अंदर पीपल का साइज़ क्या हो जाता है? एनलार्ज, बड़ा हो जाता है। और जब ब्राइट लाइट होती है तो पीपल का साइज़ क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ जाता है जी। ठीक होगी बात जी। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है जी, सॉरी 68 में, 7 तक तो हम कर गए, 68 में जी। What are contact lenses? Also describe what keeps the lens in place. तो जी contact lens produce the same result जैसे हम आई ग्लासेस यूज़ करते हैं ना, ऐसे ही कुछ लोग आई ग्लासेस की बजाय लेंसेज यूज़ कर रहे थे, कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर रहे थे जो डायरेक्टली प्लेस हो जाता है किस चीज़ के ऊपर? हमारे जो आँख का क्या होता है? आइरिस होता है, उसके ऊपर प्लेस हो जाती है। जो ब्लैक्स आपको नजर आना सामने फ्रंट पर राउंड शेप, किसके ऊपर? लेंस प्लेस हो जाता है। फंक्शन उसका वही होता है जो आई ग्लास का फंक्शन होता है, सेम वही लेंस का भी फंक्शन होता है। दी स्मॉल थिन लेंसेज आर प्लेस डायरेक्टली ऑन द कॉर्निया, अ थिन लेयर ऑफ टीयर्स बिटवीन द कॉर्निया और हमारी आंख के दरमियान, एंड लेंस कीप द लेंस इन प्लेस। तो हल्की सी लेयर बन जाती है टीयर्स की, लेंस को इन कॉन्टैक्ट रखती है, उसको मूव नहीं होने देती। हाउ कैन द एनिमल्स लाइक फिश सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड देम। अभी हमने पढ़ा था कि फिश का जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, जो फिश होती है, ठीक है, वो अपने सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको इजीली देख सकती है, इसलिए कि फिश का जो लेंस होता है उसको वो क्या कर सकती है? वो इजीली मूव कर सकती है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड लेंस को मूव करती है। हम अपने लेंस को मूव नहीं कर सकते, हम अपने लेंस का कर्वेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं जिससे उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। तो some animals like fish has the ability to move their eye lenses forward or backward and hence are able to see clearly objects around them। देखिएगा जैसे कैमरा में दूर के ऑब्जेक्ट्स और नियर ऑब्जेक्ट्स को देखना हो तो उसका जब फोकस को चेंज किया जाता है ना, उसका लेंस मूव करता है। कैमरा का लेंस का साइज इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता। हमने जब किसी दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखना और नियर ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो अल्लाह ने ऐसा मैकेनिज्म बनाया हमारी आई के अंदर कि हमारी आई के जो लेंस की फोकल लेंथ चेंज होती है, कर्वेचर चेंज होता है, लेंस थिन हो जाता है और थिक हो जाता है ऑटोमेटिकली सिलरी मसल्स की वजह से। तो ऐसे ही फिश का भी यही, फिश क्या करती है? वो अपने लेंस को फॉरवर्ड या बैकवर्ड कैमरा की तरह मूव कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 70 में है जी, हाउ कैन वी प्रिवेंट द ग्लेयर ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। कि हम ग्लेयर ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं जी। 70 में, अ थिन फिल्म कैन बी प्लेस ऑन द लेंसेज ऑफ आई ग्लासेस टू कीप देम फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी डिफरेंट लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ होती हैं, तो लेंस जो हम यूज़ करते हैं, हम आई ग्लासेस यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर थिन लेयर लगा दी जाती है, किस चीज़ की? फिल्म की लगा दी जाती, ताकि हमारे पास जो लाइट हमारी आई में एंटर हो रही है वो सेम एक ही वेवलेंथ की एंटर हो। हमें डिफरेंट वेवलेंथ की एंटर होने के बाद आई ग्लासेस जब हम यूज़ करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड नज़र ना आए। अच्छा, उसने लिखा हुआ जी, कहता थिन फिल्म कैन बी प्लेस ऑन द लेंसेज ऑफ आई ग्लासेस टू कीप देम फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट आर हाईली विजिबल टू द ह्यूमन, दिस प्रिवेंट्स द ग्लेयर ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। अच्छा जी, आगे 71 में कहता है, वाई डज डिस्पर्शन ऑफ लाइट अक्कर। कि लाइट की डिस्पर्शन क्यों अक्कर होती है। ये हम 40 से हमने स्टार्ट किया था, 71 पे जाके हम एंड करते हैं। बाकी हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिल्कुल 71 के बाद 77 तक हैं तो ख़त्म हो जाएंगे जी।
कहता वाई डज डिस्पर्शन ऑफ लाइट अकर, डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू, किस वजह से होती है, वेरिएशन इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द कलर्स। लाइट डिस्पर्स क्यों हो जाती है, क्योंकि हर कलर की अपनी वेवलेंथ होती है, उस वेवलेंथ की वजह से, यानी वेवलेंथ का मतलब अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से सिंगल लाइट जा रही होती है तो 7 कलर्स के अंदर क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। किसकी वजह से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, हर कलर का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से लाइट डिस्पर्स हो जाती है, फैल जाती है जी। क्लियर हो गया जी बेटा। ये हो गए जी बेटा हमारे 71 तक हो गए हैं, यानी हमने साइड इन्फॉर्मेशन के 71 तक कंप्लीट कर लिए हैं। 71 के बाद हम बाकी नेक्स्ट देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हमारे 2 टॉपिक्स रह गए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। कुछ MCQs का पोर्शन हमारा उसके साथ रह गया है, उसको भी डिस्कस करेंगे। जाते हुए लेक्चर के इख्तिताम पर एक छोटी सी हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौज़न की आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचती, मौज़न का मतलब जो अज़ान दे रहा होता है, उसकी आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। यानी हर जानदार और बेजान जो उसकी अज़ान को सुनते हैं उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। एक रिवायत में है कि हर जानदार और बेजान उसकी अज़ान का जवाब देते हैं। क्या बताया, मौज़न जब अज़ान देता है तो उसकी अज़ान जहाँ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक जितने भी जानदार और बेजान होते हैं, ठीक है, उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। और एक रिवायत में ये भी है कि जानदार और बेजान जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसकी आवाज़, अज़ान की आवाज़ का जवाब भी देते हैं। इतनी अहमियत है। मैंने अज़ान के मतलब एक बात बताई हुई है आपको कि दुनिया में और आखिरत में, यानी आखिरत में अज़ान की फजीलत क्या है कि जो अज़ान देता है ना वो आखिरत में सबसे ऊंचे मुकाम पर होगा। ये हमारे नबी का इरशाद है। तो इंशाल्लाह बेटा नए लेक्चर में नई चीज़ के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। 2 टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन का और अकोमोडेशन का, उसमें नियर पॉइंट और फार पॉइंट। फिर हमारे ये चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कुछ हमारे साइड इन्फॉर्मेशन के शॉर्ट क्वेश्चंस रह गए हैं, ऑलमोस्ट 6 रह गए हैं, और कुछ 2-3 हमने MCQs जो एडिशनल MCQs हैं नोट्स के वो नहीं किए, वो उन्हीं के साथ हम करके इंशाल्लाह नए लेक्चर्स में चैप्टर को ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।